नमस्ते एवरीवन। आज की क्लास में हम समघात रैखिक अवकल समीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समघात रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, सबसे पहले वो लिखते हैं, फिर उसको अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करेंगे, उसके कुछ एक्सरसाइज लेंगे और आज की क्लास में ये दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे, वहीं तक डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं समघात रैखिक अवकल समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखते हैं। अप टू ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट में जहाँ तक n-1 x की घात 1 और dy बाई dx प्लस an y इक्वल टू क्यू, इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। ये क्या है, समघातीय रैखिक अवकल समीकरण, जहां पे a1 a2 अप टू an क्या है, अचर हैं। a1 a2 a3 अप टू an ये क्या है, अचर है। और Q क्या है, X का कोई फलन है जो हम पहले से ही जानते हैं। अब हमें इस अवकल समीकरण में कुछ परिवर्तित करके इसे क्या बनाना है, अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण बनाना है। यानी कि यहाँ पे जो x की घात n है, ये x की घात n है, यहाँ x की घात n-1 है, यहाँ पे x की घात n-2 है और यहाँ पे x की घात 1 है। इन सबको हमें हटाकर यानी कि कुछ प्रतिस्थापन लगाकर इस समीकरण को यानी समीकरण 1 को हमें क्या बनाना है, रैखिक अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण बनाना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, माना z इक्वल टू हम लेते हैं log x, तो इससे x इक्वल टू e की घात z लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। z का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dz बाई dx इक्वल टू 1/x, ऐसा ही आएगा। अब देखो, यहां पे हमारे पास dy बाई dx विद x ऐसा। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं वो देखते हैं। यहां पे ये मैं लेता हूं dy बाई dx। अब dy बाई dx को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, dy बाई dz ऐसे लिख सकता हूं ना। देखिए देखो, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं। इसे समीकरण नंबर, इसे तो a दे दो और इसे समीकरण नंबर b।
और यहाँ पे समीकरण बी से dz/dx का मान क्या रख सकते हैं, 1/x रख सकते हैं या नहीं, रखो। देखें यहाँ पे ये 1/x मैंने रख दिया, किसका मान, इसका, और ये आया यहाँ पे dy/dz। यहाँ पे x, इस x को यहाँ ले जाएं, x dy/dx को हम dy/dx लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, इसे 1 दे दो तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे dy/dz, जहां z क्या है, log x है, और इस dy/dz को मैं संकारक से भी लिख सकता हूं, जहां d क्या होगा, dy/dz होगा, ऐसा होगा। अब हमें देखना है d²y/d x², ये वाला है, किसके लिए, रोक देना। हमें इसका मान ज्ञात करना है, किसके रूप में, z की फॉर्म में। अब देखते हैं, देखें सबसे पहले इसका मान निकाल कर देखते हैं, dy/, ये वाला, यहाँ पे हमें लास्ट समीकरण से, यहाँ से देखो समीकरण एक नहीं, इसे हमने एक तो पहले दे दिया था, इसे आप दो, इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दो, दो समीकरण नंबर 2, यहां पे 2, तो अब समीकरण 2 से हम यहां पे इस समीकरण को ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, समीकरण 2 से dy/dz का मान, dy/dx का मान क्या रख सकते हैं, यहां पे देखो, यहां से 1/x dy/dz रख सकते हैं क्या, ये रख सकते हैं ना। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, देखें इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये u.v के रूप में है या नहीं, इस रूप में है ना, तो पहले इसका अवकलन, तो ये तो हो गया -1/x², और यहां dy/dz प्लस ये 1/x, तो ऐसे की ऐसे ही, और इसका अवकलन, यहां 1/x है ही सही, यहां मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये z यहां पे लिखा मैंने, तो ये dz/dx ऐसा लिख सकता हूं ना, इसका अवकलन करेंगे d²y/dz² हो जाएगा, और समीकरण ऐसे dz/dx का मान क्या है, 1/x,
यहाँ भी 1/x, यहाँ 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x²। यहाँ पे दोनों से देखो d²y dz², ये हुआ। दोनों में से 1/x² कॉमन है या नहीं? दोनों में से 1/x² कॉमन लेने पर यहाँ पे क्या बचा, माइनस dy/dz, और यहाँ पे d²y/dz²। तो मैं इसे लिख सकता हूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना। 1/x को यहाँ ले जाऊंगा तो x² होगा या नहीं होगा? x² d²y dx⁻², इक्वल टू ये बचेगा और इससे भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये d² माइनस dy ऐसे लिख सकता हूं, जहां पे d क्या है, d/dz, यही है ना। तो हमने इसके पहले समीकरण नंबर क्या दिया था, समीकरण नंबर 2 इसे दिया था, तो इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अब हमें किसके लिए गुणांक ज्ञात करना है, जिसकी घात 3 हो, यानी कि इसके लिए जो ये है ना, इसको किस रूप में परिवर्तित करेंगे, इसको, क्योंकि यहां पे भी x की घात 3 यानी कि स्वतंत्र चर से मल्टीप्लाई है, इसे हमें अचर गुणांक में परिवर्तित करना है। और अचर गुणांक में परिवर्तित करने के लिए हमने क्या लिया था, z बराबर log x लिया था, और x बराबर हम e की घात z भी लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसे परिवर्तित करने के लिए। देखो यहां पे सबसे पहले मैं लेता हूं सिंपल फॉर्म, ये है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/dx समीकरण 3 यहां से इस रूप में रख सकते हैं उसे, इसका मान यहां से d²y/dx² बराबर ये रख सकते हैं क्या, रखो, देखिए वहां पर ऐसा लिख सकते हैं ना। इन दोनों में से 1/x² तो कॉमन आ ही सकता है, यहां पे z है।
ये u डॉट वी के रूप में है, इसका अवकलन कर सकते हैं, करो देखें। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और यहां भी ऊपर ही जाएगा तो माइनस 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 प्लस, तो यानी +2 डिवाइड बाई x की घात 3, और ये ऐसे के ऐसे ही। यहां पे ये ऐसे कैसे रखेंगे इसे, और इसका अवकलन -1/x², इसका अवकलन करेंगे यहां पे इसको इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं क्या, यहां x की जगह में z लिखूं, dz बाई dz से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहां पे भी लास्ट में क्या आ जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले किया था ना हमने ऐसे, तो ये मैं इसे इस रूप में लिख सकता हूं ना आसानी से। और dz बाई dx का मान क्या है, 1/x, इसका मान 1/x रखेंगे तो यहाँ पे 1/x की घात 3 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ भी 1/x की घात 3, यहाँ भी 1/x की घात 3, दोनों कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे -1, यहाँ पे z है, z के सापेक्ष तब इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए देखो, d की घात 3 हो जाएगा यहाँ पे, y माइनस यहाँ पे d2y/dz, y हो जाएगा d2y/dz², ये होगा नहीं होगा,
ऐसा होगा ना। तो हम डी की घात 3y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह ये हुआ था यहाँ पे। अब इसे सोल्व करके देखते हैं एक बार। दोनों में से अब ये 1/x की घात 3 को दे ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा ना, x की घात 3 डी की घात 3y अपॉन डी एक्स की घात 3 ऐसा हुआ, इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे देखो यहाँ पे। तो ये क्या हुआ, डी की घात 3y डी जेड स्क्वायर माइनस ये प्लस ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ पे ये हो जाएगा सोल्व करने पर डी की घात 3y डी जेड की घात 3 और प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 2 डी स्क्वायर वाई सिर्फ वाई जेड है, डी वाई वाई डी जेड। ये है यहाँ पे। तो ये आया था x की घात 3 डी की घात 3y डी एक्स की घात 3। यहाँ पे देखो अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डी की घात 3 माइनस 3 डी स्क्वायर माइनस प्लस 2d ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पे y, जहाँ d क्या है, d बाई डी जेड यही था। देखो इनमें से d कॉमन है सारों में से, तो d कॉमन लिया, इसके गुणनखंड कर सकते हैं ना, इस सारे के गुणनखंड कर सकते हैं, करो। d कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y। और इसे क्या लिख सकते हैं, ये हुआ नहीं हुआ, अब ये अचर हुआ नहीं हुआ, हुआ ना अचर गुणांकों वाला, इसके साथ चर गुणांक हैं। इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। इसी प्रकार जो x की घात 4 डी की घात 4 y अपॉन डी एक्स की घात 4 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा जहां पे d क्या है वही, और बाकी x की घात 5 के लिए, x की घात 6 के लिए भी लिख सकते हैं ना। सपोज ये हम लिख रहे हैं अब x की घात n d की घात n y अपॉन डी एक्स की घात n इक्वल टू, इसके लिए क्या होगा, वही n तक होगा, d माइनस 1 d माइनस 2 अप टू कहां तक जाएगा ये, d माइनस n माइनस 1 तक। यहां की घात से एक कम था ना, यहाँ पे घात 4 था तो कहाँ तक गया था, 3 तक।
यहाँ घात 3 था तो यहाँ 2 तक, और यहाँ पे n घात है तो n-1 तक, ऐसे। और ये y। अब हम इस समीकरण से क्या लिख सकते हैं, अचर गुणांकों, जो प्रथम हमारी समघात रेखिक अवकल समीकरण थी उसके लिए हम अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण लिख सकते हैं ना, ये समीकरण नंबर 4, और इसके बाद में यहां तक सारे ही मान समीकरण नंबर 5। समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 एंड 5 से मान रखने पर समीकरण एक अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाती है। जब अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण हो तो उसे हम अभी तक कैसे सोल्व करते हैं उसके मेथड हम पढ़ते ही आए हैं। तो चलो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। तो आज की फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 log x, ऐसा दिया हुआ है। अब ये क्या है, समघातीय रेखिक अवकल समीकरण है। इसे हम अचर गुणांकों वाली अवकल समीकरण में परिवर्तित कैसे करते हैं, माना z इक्वल टू क्या है, log x। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, e की घात z। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, ऐसा होता है ना। एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है या नहीं होता है, ऐसा होता है ना। यहां पे मान हम रख सकते हैं इसके और इसके दोनों की जगह पे, यहां भी और यहां भी रख सकते हैं ना। तो रखो, देखें ये मान इसमें रखेंगे, इसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये रखो यहां पे, देखें तो दी गई अवकल समीकरण से ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड यहां रखेंगे, माइनस डी वाई बाई डी जेड
फिर माइनस है यहाँ पे x dy बाई डी एक्स की जगह dy बाई डी जेड, y ऐसे के ऐसे ही, और log x की जगह हम क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं ना, तो रखो यहाँ पे। अब ये z में हो गई ना, यहाँ पे z क्या है, स्वतंत्र x को हमने z के रूप में परिवर्तित कर दिया, और हमारी नई रैखिक अवकल समीकरण, नई अवकल समीकरण ये आ गई, और जिसके गुणांक क्या है, अचर गुणांकों वाली, तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो। तो यह समीकरण ऐसी आई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 2 डी वाई बाई डी जेड प्लस वाई इक्वल टू जेड, ऐसी। यहां पे देखो ऐसी अवकल समीकरण को हम कई बार सोल्व कर चुके हैं। यहां पे x के बजाय क्या है, z है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, ये एफ डी तो ये होगा ना, डायरेक्टली ये भी लिख सकता हूं मैं, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d प्लस 1 वाई इक्वल टू जेड, प्रतीकात्मक रूप में, जहां d क्या है, ये है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d की जगह m रखेंगे, यहां पे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m के दो मान आएंगे, कौन कौन से, m बराबर 1 और 1। जब दो मूल समान हो और वास्तविक हो तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, यह होता है या नहीं होता, ऐसे लिखते हैं ना, c1 प्लस c2 z। यहां z क्यों, क्योंकि हमारा जो z के रेस्पेक्ट में अवकल हो रहा है, इस वजह से z लिख रहे हैं। पहले x के में था तो x लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे z इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये z के सापेक्ष अवकलनीय है। इसके पहले वाली अभी तक हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करते थे वो किस में होती थी, x के सापेक्ष अवकलन किया होता था, इस वजह से उसे लिखते थे। तो यहाँ पे z और वही e की घात z। अब देखो z का मान क्या है, log x है, e की घात z का मान x है, तो लिखो देखिए यहाँ पे c1 प्लस c2 log x, e की घात z का मान क्या है, x, ये, इसे समीकरण नंबर 2 दे दो। अब हमें क्या निकालना है, पी आई बराबर क्या होता है, 1 अपॉन एफ डी। यहां पे एफ डी क्या है, ये है ना हमारा, और क्यू का मान क्या है, जेड। देखो देखें यहां पे ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, d माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे, और ये z ऐसे की ऐसे ही, ये 1 माइनस डी का स्क्वायर, ये z, इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये 1 माइनस डी की घात माइनस 2z। इसे प्रसार कर सकते हैं, करो देखिए प्रसार क्या होगा, 1 प्लस 2d, इसके बाद में डी स्क्वायर आएगा। डी स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि d का जब यहाँ z की घात 1 है, और डी स्क्वायर कब लिखते हैं, जब z की घात 2 होती, क्योंकि z का जब 2 बार अवकलन करेंगे या 2 से अधिक बार अवकलन करेंगे तो वो 0 ही होगा, इस वजह से हम वो नहीं लिख रहे, वो बाकी सारी टर्म्स हम छोड़ रहे हैं, और ये z लिखा हमने। z को जब अंदर भेजेंगे तो 1 से z मल्टीप्लाई होगा तो z प्लस ये 2, z का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1, z का z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो क्या है, ये हमारा पी आई जेड प्लस 2, और z का मान क्या है, log x, तो क्या आया, ये हमारा पी आई log x प्लस 2।
इसे समीकरण नंबर 3 दे दो। अतः दी गई अवकल समीकरण का व्यापक हल y इक्वल टू क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई। तो समीकरण 2 व 3 से सी एफ पी आई का मान रखो, देखें और पी आई का मान क्या आया था, लॉग जेड लॉग एक्स प्लस 2, जहां C1 C2 क्या है, स्वेच्छ अचर। तो हमारा ये सॉल्यूशन आया। और दी गई अवकल समीकरण क्या है, हमें अवकल समीकरण दी गई थी ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। यहाँ पे मैंने, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम ले रहे हैं एक्स की घात 3 डी की घात 3 वाई डिवाइड बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 8y इक्वल टू 65 कॉस एक्स कॉस और ब्रैकेट्स में क्या है लॉग एक्स। अब ये क्या है, समघातीय रैखिक अवकल समीकरण है ना, तो हमें क्या करना है, इसे अचर गुणांकों वाली व्यापक अवकल समीकरण में परिवर्तित करना है, फिर वहां से हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, हम अचर गुणांकों वाली रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं। तो परिवर्तित करने के लिए हमें प्रतिस्थापन लेना पड़ेगा। तो प्रतिस्थापन क्या लेंगे हम, माना z इक्वल टू लॉग x, तो क्या होगा यहां से x इक्वल टू क्या होगा, e की घात z होगा या नहीं होगा, यही होगा ना। और जहां पे dy बाई dx है, ये x dy बाई dx, वहां क्या हो जाएगा dy बाई dz, यानी कि dy, जहां पे एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये है, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड ये। और जहां पे यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं ना, d बराबर क्या d बाई डी जेड, देखने के लिए जहां पे d की घात 3 वाई डी एक्स क्यूब हो, वहां पे क्या होगा, ये होगा नहीं होगा डी माइनस 1 और डी माइनस 2, और इसके बाद ये y ऐसे। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे दो और ये पूरे को 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से मान जब दी गई अवकल समीकरण में रखेंगे तो प्रतिस्थापित नई समीकरण क्या आएगी, ये आएगी नहीं आएगी, समीकरण 1 व 2 से मान दी गई अवकल समीकरण
तो रखो, देखिए अब यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे हम, ये और log x की जगह हमने क्या रखा, z। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब देखो जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आया, देखिए इसे सोल्व करके देखो यहां से यहां तक, यहां से ये और ये इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। यहां पे क्या बचेगा, इसमें d-2 + 3 यही बचेगा ना, और प्लस d + 8, ये y = cos z। यहाँ पे 2 - 1 + 1, 2 - +3 क्या होगा, +1 होगा, यानी कि ये होगा d + 1। और d + 1 और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, d² - 1, ये d² - 1 प्लस d + 8, ये ऐसा आया नहीं आया। देखो यहां इन दोनों में से d कॉमन है, d कॉमन लेंगे यहां से और यहां से, तो यहां क्या बचेगा, d² - 1 + 1 ऐसा बचेगा, प्लस 8 y = cos z। -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो d² बचेगा, और d² जब d से मल्टीप्लाई होगा तो d³ 3 + 8, ये बच के आया नहीं आया क्या, d³ 3 + 8 ऐसा, और ये y = cos z। आप लोगों को ऐसी अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण दी हुई हो तो उसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्व करते हैं, देखिए इसे समीकरण नंबर 4 दे दो। अब इसे हल करने के लिए, इसका व्यापक हल निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों निकालने पड़ेंगे। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या निकालना होता है, सबसे पहले एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, जो FD होता है, क्या होता है FD, उसमें D की जगह क्या रखते हैं, m। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m⁻3 ये होगा नहीं होगा, आप लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, a⁻3 + b⁻3 = क्या होता है, a + b, a² - ab + b², ऐसा ही होता है ना। अब यहां पे भी ये 2⁻3 नहीं है क्या, 8, यहां पे क्या है हमारा, a⁻3 + 2⁻3, इसे ऐसा लिख सकते हैं, एक गुणनखंड तो क्या हुआ है, ये हो गया, और दूसरा m² - 2m + 4। अब इसके भी द्विघात समीकरण से, ये द्विघात समीकरण है, इसके गुणनखंड किससे कर सकते हैं हम, श्रीधराचार्य से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, करो देखें।
तो ये आया। अब इसके जब गुणनखंड करेंगे तो m के मान क्या क्या आए, एक तो आया -2 और दो कौन कौन से मूल आए, दो मूल आए सम्मिश्र तथा भिन्न आए, यानी कि ये वाले 1 ± i√3। और हम लोगों ने पढ़ा है ये सिर्फ रफ हुआ क्या, ये पूरा का पूरा सिर्फ समझने के लिए सोल्व किया था। अब देखो सम्मिश्र मूल से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, ये चीज हम कई बार पढ़ चुके हैं। यदि मूल हमारा m इक्वल टू क्या दिया हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा दिया हो m का मान, तो CF क्या होता था इसके लिए, e की घात अल्फा x, जहां पे अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर्स है। अल्फा की घात e की घात अल्फा x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x, कब, जब ये फंक्शन किसका हो, यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, x हो। यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने किस में चेंज कर दिया, z में, तो यहां पे z के रूप में आएगा। ये x के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे ये C2 sin बीटा x ऐसा ही लिखो। देखें अब इसके लिए CF क्या हुआ, e की घात, पहले तो C1 इसके लिए e की घात -2x प्लस e की घात 1 है, यहाँ पे अल्फा से कंपैरिजन करेंगे तो अल्फा बराबर 1, तो x ब्रैकेट में C2 बीटा 2 बराबर क्या है, √3, और हमारा x की जगह क्या है, z, तो C2 cos √3z, यहां x नहीं z है हमारा, प्लस C3 sin √3z, ये हुआ। और हमें पता है z बराबर क्या है, z बराबर क्या है, log x माना था ना हमने, और यहीं से x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, e की घात z, यानी e की घात z को हम क्या लिख सकते हैं, x, तो यहाँ पे C1 x की पावर -2 प्लस ये x C2 cos √3 log ax प्लस C3 sin √3z की जगह क्या, log x, ये से समीकरण नंबर 5 दे दो। अब CF तो हमारा निकल गया, हमें क्या निकालना है अब, PI का मान। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं PI क्या होता है। PI बराबर क्या होता है, 1/FDQ, यही होता है ना। और यहां पे FD क्या है, D की घात 3 + 8, और Q बराबर cos z। यहां पे कंपैरिजन करते हैं, और जब cos x फलन से रिलेटेड कोई भी Q हो तो उसे कैसे सोल्व करते हैं, d² की जगह पहले क्या रखते हैं हम, जो उसका a² का मान -a² रखते हैं। अगर उससे वो 0 नहीं होता तो वही रखते हैं, अगर 0 हो जाता है तो फिर नया प्रोसेस है। यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, देखो d² यहाँ पे क्या रखेंगे हम, यहाँ a बराबर क्या है 1, यानी -a² रखते थे, a बराबर क्या है 1 है यहाँ पे, तो -1 रखेंगे। क्या रखेंगे, d² की जगह क्या रखेंगे हम, -1 रखो। देखिए यहाँ पे -1, 1/-d + 8। अब यहां पे देखो
ऊपर नीचे हम d प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उससे ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चेंज हो जाएगा और फिर हम डी स्क्वायर का मान रख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो ऊपर नीचे हम जब d प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या बनेगा, डी स्क्वायर, वो भी माइनस में, प्लस 8 का स्क्वायर कितना, 64। यहां पे देखो ये हमारा Q है ना, यहां 65 भी है ये, तो यहां भी ये क्या आएगा, 65। और यहां भी 65। ये आएगा, और यहां भी क्या आएगा, Q का मान 65। यहाँ पे ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, माइनस d प्लस 8 है यहाँ पे, तो हमने d प्लस 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो नीचे ये हो गया d स्क्वायर प्लस 64, और ऊपर क्या है यहाँ पे 65 cos z। फिर d स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, वही -1। जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो -1 और माइनस प्लस 1 और 64 कितना हुआ, 65। से 65 कैंसिल हो गया। अब cos का एक बार अवकलन करने पर क्या आया, माइनस साइन x, माइनस साइन z होगा, नहीं होगा क्योंकि z के रूप में फलन है, प्लस 8 cos z। अब z बराबर क्या है हमारा, log x है ना, तो रखो देखें, माइनस साइन log x प्लस 8 cos z की जगह वही log x। CF का मान ये आया था और PI का मान को हम समीकरण नंबर 6 दे देते हैं। अतः व्यापक हल क्या होता है, y इक्वल टू CF प्लस PI। समीकरण 5 और 6 से मान रखने पर ये आया, CF का मान तो ये है ना 5 से, प्लस C3 साइन log x, और PI का मान क्या है, माइनस साइन ब्रैकेट में log x। तो यहां पे PI का मान क्या है, समीकरण 6 से 8 cos x log x, ये 8 cos x log x ये, और आगे था माइनस साइन log x, जहां C1 C2 क्या है, C1 C2 C3 स्वेच्छ अचर। ठीक है, आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे, थैंक यू।